नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिस पर आपके सवाल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये है सवाल पब्लिक का। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया। फैसला 2002 में हुए गुजरात दंगे को लेकर है। ये आदेश नरेंद्र मोदी के विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये कहा गया था कि गुजरात दंगा बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश में नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के फैसले को बरकरार रखा, क्योंकि कोर्ट में यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी भी गलत कर रही थी। और आज के फैसले ने ना सिर्फ एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसे ठीक बताया, बल्कि यह भी कहा कि याचिका का मकसद सिर्फ मामले को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। कोर्ट को गुजरात दंगे में साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उसने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। 450 पेज की ये जजमेंट लिखी गई आज सुप्रीम कोर्ट में और कई पहलुओं का आज पर्दाफाश हुआ है। सवाल यह है कि गुजरात दंगे को लेकर नरेंद्र मोदी पर ना जाने कितने और क्या-क्या आरोप लगे हैं। सोनिया गांधी ने तो उन्हें मौत का सौदागर तक कह दिया था। तो क्या अब ये लोग माफी मांगेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से यह सच साबित हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी भी नहीं। गुजरात दंगे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई थी। पहली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की तरफ से और दूसरी सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाद की ओर से। दोनों याचिकाओं में एसआईटी की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने का विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए 452 पन्ने का जो जजमेंट दिया है, मैंने उस जजमेंट में से बस 10 बड़े पॉइंट निकाले हैं, जिसे आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका का मकसद केवल मामले को जिंदा रखना है। गुजरात दंगे में साजिश के कई सबूत नहीं मिले। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो हुआ वो पूर्व नियोजित था, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। चौथी बात, कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता पर षड्यंत्र नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि गुजरात शासन ने उस वक्त सही फैसले लिए थे और एसआईटी की रिपोर्ट सही थी, उसकी जांच पर कोई सवाल उठता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संजीव भट्ट और हरेन पांड्या और एसबी श्री कुमार के दावों को झूठा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंगों के वक्त बिना समय गवाए सेना और सुरक्षा बलों को बुलाया गया था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार के अधिकारियों के गंभीर प्रयासों के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को इस मामले में पहली बार क्लीन चिट मिली है। उनके विरोधी मोदी को दोषी ठहराने के कोई भी मौका नहीं छोड़ते और ऐसा कई बार हो चुका है कि उन्होंने उन्हें घेरने की कोशिश की है, क्योंकि मोदी विरोध का एक षड्यंत्र चला आ रहा है। सितंबर 2008 में गुजरात दंगों की जांच पहले वाली एक नानावती कमीशन की रिपोर्ट भी की गई थी और इसमें मोदी को क्लीन चिट दिया गया था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को कहा कि इस मामले में कोई भी सबूत नहीं। फिर अप्रैल के 2012 में भी एसआईटी की जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लीन चिट दी। 2013 में गुजरात मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को एक क्लीन चिट दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले को समझाते हुए कहा है कि इमरजेंसी के हालात में राज्य सरकारों से उसे संभालने में कुछ कमी रह जाती है और ये हुआ। दंगे हुए थे, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराना शायद गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने कहा कि दंगे के दौरान गुजरात सरकार की तरफ से आपराधिक साजिश तो नहीं हुई, लेकिन जो बाकी लोग थे वो काफी देर से ये आपराधिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मोदी को उलझाया जा सके, और ये साजिश आज खुल के सामने आ गई है। सुनिए आज बीजेपी के आला नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है। हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न। ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। एसआईटी ऐसा भी रिपोर्ट दे सकती थी कि गोधरा कांड हुआ ही नहीं, गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं है, और एहसान जाफरी का हत्या हुई ही नहीं है, और कोई बलवा भी नहीं हुआ है। तो एसआईटी किसकी है, कौन है, उसके जांचने वाले, ये सब पता है। अब ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीरियल साजिश रची गई? क्या नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का एजेंडा चलाया गया? और क्या अब मौत के सौदागर वाले बयान देने वाली कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से माफी मांगेगी? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आज सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, करण वर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अजय वर्मा जी को, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और अजय वर्मा जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज की बात नहीं है, 2007 से सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मौत का सौदागर नरेंद्र मोदी के लिए। और मैंने आपको पढ़कर बताया कि कितनी बार कोशिश हुई है कि किसी ना किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के 2012 के वर्डिक्ट के बाद एसआईटी की जांच को भी उलझाने की कोशिश हुई, और यह मामला चलता रहा 2013, 2014, 2016। आज सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, अब इसके बाद क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी से? नाविका जी, वो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उस ट्रेन के बाद जब ये पूरे साल भर वो दंगे का दौर चलता रहा प्रदेश में, और एक विशेष आपने देखा हो कि करीब 2000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए। उसमें आधिकारिक तौर पर 790 मुस्लिम किसी ने बताए, किसी ने 254 हिंदू बताए। गौरतलब बात यह है उस वक्त की, आज की बात तो छोड़ दीजिए, 2022 में वो प्रधानमंत्री है और क्या हो रहा है। उस वक्त जब वो जो मुख्यमंत्री थे हिरेन पांडा गुजरात के, उनकी पता नहीं अचानक कैसे मृत्यु हुई, दुर्घटना में हुई या आकस्मिक मृत्यु हुई या किसकी हत्या हुई। जस्टिस लोया थे वहां सीबीआई के, उनकी भी पता नहीं चली आज तक, हालांकि उसको किस तरह से प्रचारित किया गया, प्रचारित करा गया। तो ये सारे फैक्ट्स में कांग्रेस पार्टी ने तो 2012 में इनका जब सरकार थी हमारी यूपीए की, सोनिया जी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो इनका खत्म था। लेकिन देश के लोगों ने, देश की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट में, और ये चीजें चलती आ रही थी। और चलने के बाद जब देश के लोगों ने ये सारी चीजों को चर्चा करी, परिचर्चा करी, देखा गया, और 2014 के बाद से जो सिस्टम्स देश में देखे जा रहे थे, तो इसमें कोई अतोशयोक्ति नहीं है भाई, ये तो कोर्ट का निर्णय है, सबको सम्मानीय है, सर्वोपरि है। कोर्ट ने जो निर्णय किया, किसकी अपील खारिज करिए, कैसे करिए, क्या करिए, तो उन सारी चीजों की परिस्थितियों को देखते हुए आज भी वो सारे लोग, क्या ही जस्टिस रिटायर्ड, कुछ एजेंसियां, कुछ पेपर, वहां की जो एसआईटी गठित हुई थी वो
वहां की जो जांच हुई थी वो, और जो दोनों मरहूम वहां के गृह मंत्री और सीबीआई जस्टिस जो आए, अजय वर्मा जी, आपको सबकी चिंता है, आपको सबकी चिंता है, और मैं इस बात की कदर करती हूं कि वहां के जो लोग आहत हुए थे इन दंगों से, उनकी आपको चिंता है, मैं मानती हूं। लेकिन आप एक बात का जवाब नहीं दे रहे कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अब एक बार नहीं कहा है, कई बार कई कोर्टों ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे, तो आज क्या मामूद का सौदागर बोलने वाली पार्टी आज माफी मांगेंगी नरेंद्र मोदी से, हाँ या नहीं? माफी मांगिए, माफी मांगिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे ऊपरी अदालत है। आज उसमें सिद्ध हो गया है कि नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं थी, तो आज आप माफी मांगेंगे, हाँ या ना? मैं वही तो आपको बताने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। वो प्रधानमंत्री भी हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी अलग हट के देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नाविका जी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्याएं कर दी। वो देश के गृह राज्य मंत्री थे, आप सब तरफ जाएंगे, बंद है, आप सब तरफ जाएंगे, लेकिन मोदी को माफीनामा देने में आप शायद छोटे हो जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की भी इज्जत नहीं करते। और डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा जिंदा रखा है 20 सालों तक। 20 साल जिस आदमी के निकले हैं देश की राजनीति में, वही 20 साल इस साजिश के लिए उनको सहना पड़ा है, इस तरह के कटु शब्द। और पूरी एक व्यवस्थित लॉबी जो हमेशा कहती रही कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है, दंगे उनकी वजह से हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है देश का, उसने कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस लीडरों का नाम लिया है कि किस तरह शक्ति सिंह गोहिल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, किस तरह से चिट्ठियां लिखते थे और ईमेल्स लिखते थे, पैकेजेस जाते थे संजीव भट्ट पे, जो पुलिस के एक अधिकारी थे। और संजीव भट्ट और एसबी श्री कुमार पर जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत स्केदिंग ऑब्जर्वेशंस है। मैं पूछना चाहती हूं संबित पात्रा, कायदे से क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और क्या ये कभी माफी मांगेंगे? देखिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगेगी नहीं मांगेगी ये कांग्रेस पार्टी का विषय है। वैसे कांग्रेस पार्टी तो आजकल आईसीयू में पड़ी हुई है, ड्रिप इत्यादि कांग्रेस पार्टी की चल रही है। कांग्रेस पार्टी का क्या होगा वो हम सब जानते हैं भविष्य में, जनता ने उन्हें नकार दिया है। मगर बहरहाल ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है, और आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया। और मैं दोबारा आपके मेमोरी को ताज़ा कर दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोसीडिंग्स हैव बीन परस्यूड फॉर द लास्ट 16 ईयर्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिज़ाइन। अल्टीरियर डिज़ाइन मतलब इन सबके मन में एक डिज़ाइन था, एक षड्यंत्र था कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से उसे आपने बदनाम कर देना है, उसे आपने प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है, उसे आप नाकाम कर देना है। और ये डिज़ाइन किसका था? इस डिज़ाइन के सेंटर में जो रचयिता था वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द में एक इकोसिस्टम था, जिस इकोसिस्टम में तीस्ता सितलवाड़ जैसे तथाकथित वकील जो एक एनजीओ सिस्टम के पार्ट भी हैं। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसको कॉटेज इंडस्ट्री, गुजरात दंगों की कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं। जैसे ये कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसके भी कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं, यही लोग वहाँ भी कॉटेज इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं, यहाँ भी वो कॉटेज इंडस्ट्री खोल करके किस प्रकार से मोदी जी को बदनाम करे ये काम कर रहे थे। और ये कोई पहली बार क्लीन चिट नहीं मिली है नाविका जी, ये कई बार क्लीन चिट दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी दिया जा चुका है, हाई कोर्ट से भी दिया जा चुका है, मैजिस्ट्रियल कोर्ट से भी दिया जा चुका है। और ये तो एक प्रोटेस्ट पिटीशन था, ये प्रोटेस्ट पिटीशन में फाइनली प्रोटेस्ट पिटीशन भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो कई दफ़े कई राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और हर राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद आप देखते थे नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दिया जाता था, फिर भी इन लोगों ने कोट अनकोट पॉट बॉइलिंग छोड़ा था। बिल्कुल आप इसमें समझिए नाविका जी की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैकिंग
इतने वर्षों तक 20 वर्षों तक ये पॉट बॉइलिंग रखने के लिए जो फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, ये एनजीओ, ये लेफ्टिस्ट तथाकथित लिबरल और कांग्रेस, इनका षड्यंत्र कितना गहरा होगा आप ये सोचिए। और दूसरा पहलू देखिए, नरेंद्र मोदी इतने प्रक्रिया से गुजरते रहे, 9 घंटे तक उनकी पूछताछ हुई, 20 साल तक उनको कटघरे में खड़ा रखा गया, मगर कभी भी उनके माथे पे सिकन नहीं और कभी भी उन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को नहीं कहा कि जाके आगजनी करना है, जाके बस में आग लगा देना है, जाके एसआईटी के ऑफिस के बाहर टायर जलाना है। एक बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं बुलाया गया। और ठीक इसके विपरीत आप देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को जब बुलाया गया, पूरे देश में बिल्कुल पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। ये जो डेमोक्रेसी में विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, यह जो अपने आप में हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, नतीजा है कि न केवल अदालत अपितु इससे कई महीनों और कई वर्षों पहले जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई थी। जनता जनार्दन ने उनको क्लीन चिट दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। और मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, पॉट बॉइलिंग भी कहा है और यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन्होंने ये किया, और जाकिया जाफरी का तो नाम भर बस इस्तेमाल किया गया, जाकिया जाफरी के पीछे शक्तियां कुछ और थीं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट एप्लीकेशन लगवाया, एंड दिस वाज डिवॉइड ऑफ मेरिट्स। 452 पेज और सब कुछ समझाया है, और यह भी कहा गया कि जाकिया जाफरी वाज डूइंग सो अंडर डिक्टेशन ऑफ समवन। तो कौन जाकिया जाफरी के पीछे खड़ा था और बुलवा रहा था उससे? द साइजेबल कंटेंट्स ऑफ द protest petition are founded on the affidavits filed by those persons whose versions have been found to be replete with falsehood। यानी कि झूठ बोलने वाले लोगों के एफिडेविट फाइल किए गए जाकिया जाफरी के नाम पर। मैं पूछना चाहती हूं, यह सही है कि कॉटेज इंडस्ट्री जरूर चल रही थी, आज समय नहीं आ गया है कि माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय दूसरी बार क्लीन चिट दे रहा है और कई जगह से क्लीन चिट मिल चुकी है। तहसीन पूनावाला। नमस्कार नाविका जी, आपके सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को नमस्कार। सबसे पहले आपका जो मूल सवाल था, क्या मौत के सौदागर के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, मैं 100 टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए आपको बताना चाहता हूं। 8 सितंबर 2002 को सबसे पहले कांग्रेस के पहले मौत का सौदागर इस शब्द का प्रयोग करने वाले आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। कांग्रेस के पहले, तो पहले नरेंद्र मोदी जी को बोलिए माफी मांगने के लिए। दूसरी चीज, मेरे भाई डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि एक इको चेंबर बन गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी एक इको चेंबर है, जिसने अपने रिटन ऑर्डर में कहा कि नीरो नरेंद्र मोदी जी was fiddling while Gujarat was burning, और सारे बेस्ट बेकरी के केसेस उन्होंने बाहर ट्रांसफर कर दिए। वहां से मुझे याद आया, एसआईटी को क्लीन चिट देने वाले डॉक्टर राघवन, जिन्होंने एसआईटी में नरेंद्र मोदी जी को इन्वेस्टिगेट किया, उनको नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2017 में साइप्रस का एम्बेसडर रिवॉर्ड पोस्टिंग में बनाया या नहीं बनाया। दूसरा जो एसआईटी सत्यपाल सिंह जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इन्वेस्टिगेट किया, वो आज बीजेपी के मिनिस्टर है या नहीं? यानी कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को इन्वेस्टिगेट करके क्लीन चिट किया, उनको तो रिवॉर्ड पोस्टिंग मिले। ठीक उसी तरह जैसे जिस जज ने अमित शाह जी को क्लीन चिट दिया, उसको गवर्नर बनाया गया। तो मेरा आपसे सवाल है कि किसी ने एहसान जाफरी को नहीं मारा, किसी ने हरेन पांड्या को नहीं मारा, तो मारा कौन? ये अपने आप ही मर गए, किसी ने नहीं मारा। सुप्रीम कोर्ट चाहे जितने भी बार कह दे कि ये दोषी नहीं है, क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन सवाल चलते रहेंगे। संबित पात्रा जी, सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एसआईटी का गठन हुआ था, इस एसआईटी के गठन के पीछे सुप्रीम कोर्ट का हाथ था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को गठन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हमारे द्वारा मॉनिटर्ड होगा। तो इस एसआईटी के अधिकारी, इन पर प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न खड़ा करना है। और उस समय याद रखिए, यूपीए की सरकार केंद्र में थी, कोई मोदी जी की सरकार केंद्र में नहीं थी। अफसर चुनना, किस अफसर को भेजना है, ये सब कुछ अगर किसी के हाथ में था तो यूपीए के हाथ में था, आप अगर सुप्रीम कोर्ट को ना भी माने तो। दूसरी बड़ी बात है, क्या यह हकीकत नहीं है कि इस जजमेंट में और इससे पहले कई जजमेंट में एक शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो है विटनेसेस व इंजीनियर्ड, ट्यूटर्ड विटनेसेस। ये विटनेसेस को इंजीनियर्ड किया गया।
10 साल बाद आप बारीकी से जजमेंट को पढ़िए, आश्चर्य होगा। कुछ विटनेस जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे 10 वर्ष बाद अचानक प्रकट होते हैं। तो इस पे कोर्ट कहती है कुछ विटनेसेस को ट्यूटर किया गया, पढ़ाया गया, कुछ विटनेसेस को जो है फाइनेंशियल हेल्प देकर, पैसे देकर, कोर्स करके उनको फोर्सिबली ये कहने के लिए मजबूर किया गया जो उन्होंने कोर्ट के सामने कहा, और ये सारी चीज़ें कोर्ट ने पकड़ी हैं। बिल्कुल सही बात है। दंगे में किसने किसको मारा? दंगे में मोदी जी ने नहीं मारा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसके बारे में नाविका जी ने कहा, उसमें मोदी जी की तत्कालीन सरकार ने सेना को बुलाने का काम, सही समय पे सही इंटरवेंशन करने का काम, ये सारा कुछ किया। ये कोर्ट ने आज भी अपने वर्डिक्ट में लिखा है, आज भी अपने जजमेंट में लिखा है। बहरहाल कांग्रेस माने ना माने, मौत के सौदागर पे माफी मांगे या ना मांगे, ये सब विषय, हमें भी उनसे माफी नहीं चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी क्या माफी मांगेगी? अब सब कुछ इतना करने के बाद वो माफी मांगेगी तो क्या हम उसे माफ कर देंगे? और हम भी क्यों माफ करेंगे? जनता है, जनता जनार्दन है। जनता ने कांग्रेस का क्या हश्र किया है वो हम सब देख रहे हैं, और आगे भी आप देखिएगा। लेकिन अजय वर्मा जी, 1 मिनट आपको रोकती हूं, आशुतोष जी को ला रही हूं। आशुतोष जी, ये बार बार जो तहसीन पूनावाला मुद्दे ले रहे हैं कि राघवन साहब जो हैं उनको आपने एम्बेसडर बना के साइप्रस भेज दिया, फलाने को आपने ये दे दिया, वो दे दिया रिवॉर्ड, तो सुप्रीम कोर्ट जब आज फैसला दे रही है तो उसने ये सब कंसिडर नहीं किया होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये एसआईटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी एसआईटी के काम को सराहा है और कहा है कि उन्होंने अच्छा एग्जेम्पलरी काम किया है अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आज क्या विपक्ष यहां बैठकर सुप्रीम कोर्ट की भी निष्पक्षता पे सवालिया निशान लगाएगा क्योंकि उसे मोदी को घेरना है? मैं पूछ रही हूं कि इस देश में अदालतें अब फैसला करेंगी कि ये इकोसिस्टम्स ही फैसला करेंगे और 20-20 साल लोगों की अग्नि परीक्षा लेते रहेंगे? नाविका जी, मुझे तो लगता था कि आज के आपके इस कार्यक्रम के अंदर भारत के लोकतंत्र के ऊपर एक अच्छी डिबेट होगी, क्योंकि अगर इस देश के अंदर अगर किसी को यह लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको जस्टिस नहीं मिला है, तो वह देश के सबसे पावरफुल नेता के खिलाफ या पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ वो अंतिम अदालत तक दरवाजा खटखटा सकता है और उसको उम्मीद होती है कि उसको न्याय मिलेगा। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जाकिया जाफरी ने, अगर उनको लगा कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी जो हत्या हुई है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, अगर वो लोअर कोर्ट से लेकर हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और वहां तक रास्ता साफ होता है, तो इससे भारत के लोकतंत्र मजबूत होता है, इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। अदालत का काम है फैसले करना, जो एविडेंसेस उनके सामने आएंगे, जो दलील उनके सामने रखी जाएगी उसका आधार फैसला करना, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको सबको मानना चाहिए। जहां तक दूसरा सवाल है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने कहा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो जो बांसुरी बजा रहा था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को माफी मांग लेनी चाहिए अपने उस बयान के ऊपर? या जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को भी आज माफी मांगनी चाहिए? क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी जो नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के बाद हटाना चाहते थे, गोवा में जो सबको पता है, जिसके बारे में जानकारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी से माफी मांगनी चाहिए? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का एक हिस्सा है और इस प्रोसेस का हमें सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों को लगता था कि गुजरात दंगों में उनका हाथ है, आज उनके मन की शंका जो निर्मूल साबित हो जानी चाहिए। हर आदमी को इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे तहसीन पूनावाला हो, चाहे वर्मा जी हो। मैं करण वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ा पाठ पढ़ाया आशुतोष जी। से एक सवाल पूछना था जरा। नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास अजय वर्मा जी। सवालों का ढेर तो बहुत है, आपके पास भी मेरे पास भी, पर करण वर्मा से पूछना चाहती हूँ एक सवाल। करण वर्मा, 2007 में गुजरात हाईकोर्ट में केस गया था जाकिया जाफरी का, उन्होंने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया। उसके बाद 2008 में नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मुझे याद है तब मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर होती थी और मैंने नरेंद्र मोदी को तब इंटरव्यू भी किया था, और इस रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पीछे एक पूरी पॉलिटिकल क्लास है जो पड़ी है। और उसके बाद
2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की। मई 2010 में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई एविडेंस नहीं है एलिगेशंस जो मोदी पर लगाए गए हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जाफरी की कंप्लेंट एग्जामिन करने को बोला, और इस सब समय आप देख लीजिए यूपीए की सरकार थी, और टॉप कोर्ट ने यह भी कहा कि 2012 में कि कुछ नहीं पाया गया, कोई एविडेंस नहीं, और उन्होंने अपना जजमेंट दिया। उसके बाद एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की 2012 में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और क्लीन चिट दिया नरेंद्र मोदी को। 2013 में एक फिर याचिका जाती है, दिसंबर 2013 में एक और याचिका जाती है, अप्रैल 2014 में एक, अक्टूबर 2017 में एक, 2018 में एक, 24 जून 2022 को आज जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, तो आज ये मानने को तैयार नहीं है कि अब ये प्रूव हो गया इतने स्टेजेस में जाकर कि क्लीन चिट मिली है, तो अब कम से कम संदेह करना छोड़ दें। आज भी वही टेप जारी है जो 20 साल से जारी है, ऐसा क्यों? नाविका जी, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आपने जैसे बताया किन किन कसौटियों से गुजरे हैं नरेंद्र मोदी, और मुझे आज बहुत गर्व होता है ये देखकर कि उन्होंने कभी भी शालीनता नहीं छोड़ी। कितनी बार उनके परीक्षाएं हुई, 9-9 घंटे तक एसआईटी में उनकी क्वेश्चनिंग हुई, और आर.के. राघवन की मैंने किताब पढ़ी है रोड वेल ट्रेवल्ड, जिसमें उन्होंने बताया किस तरह से वो खुद अपनी पानी की बोतल लेके आते थे, चाय तक नहीं लेते थे, 9-9 घंटे तक बिना किसी कोई साथ में लोग लेकर या कुछ अकेले आकर सारी परीक्षाओं का सामना किया और सारे सवालों का जवाब दिया। और उससे बड़ी बात, बार बार जनता की अदालत में गए और भारी बहुमत से जीतते ही चले गए। नाविका जी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ना कांग्रेस ने माफी मांगी, ना जनता ने उन्हें माफ किया। जनता ने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया और समझा दिया कि अगर एक व्यक्ति सच्चे भाव से सेवा के पथ पर चल रहा है और आप उसके चाहे जितने भी रोड़े लगा लें, वो अंत में जीत कर ही आगे बढ़ेगा। और आशुतोष जी ने भी एक बात कही कि ये लोकतंत्र का एक उत्सव है कि एक महिला ऊपर कोर्ट तक गई लेकर। बिल्कुल है आशुतोष जी, पर इसी लोकतंत्र में यह भी हक हमें नहीं होता कि एक चुने गए मुख्यमंत्री और आज प्रधानमंत्री पे हम बार बार लांछन कसें, जब उन्हें बार बार कोर्ट से क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिलती जाए, प्रोटेस्ट पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर मिलती जाए, उसके बाद भी अगर हम उन पे लांछन लगाएं तो हम भी एक गैर जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं आशुतोष जी। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, शालीनता दिखाई नरेंद्र मोदी ने और शालीनता नहीं दिखाई राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड के केस में, जहां उन्हें एसआईटी की क्वेश्चनिंग के सामने जाना चाहिए था, ना कि टायर जलाना, ना कि कार्यकर्ताओं से गुंडई करानी चाहिए थी। और मेरा यह मानना है आशुतोष जी, आप ये स्वीकार करेंगे आज। बिल्कुल। अजय वर्मा जी, आपके पास बड़े सवाल है। अजय वर्मा जी, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए मुझे जवाब देना चाहिए इनको। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ठीक है, लांछन नहीं लगाना चाहिए, वो भी आपकी बात ठीक है। तो वो तमाम लोग जो संसद पर हमला हुआ था और जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप लगे थे, लंबे समय तक जेल में थे, कन्विक्ट हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो क्या उनके ऊपर भी अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वो गलत है या क्या वो सही है? सवाल इस बात का है कि इस देश के अंदर एक जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस की अंतिम लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो सबको वो मानना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हमारे साथी बैठे हुए हैं जिनको संसद के हमले के बाद भी, बाइज्जत बरी होने के बाद भी उनको आतंकवादी घोषित करते हैं, आतंकवादी के नाम से पुकारते हैं। शर्म तो उनको भी आनी चाहिए, उनको शर्म नहीं आती। आशुतोष जी, घुमा फिरा कर बात नहीं करिए, घुमा फिरा कर बात मत करिए। सवाल पब्लिक का शो पर हर बात सीधी तरह से कही जाती है। आप किसका नाम ले रहे हैं और किससे सवाल पूछ रहे हैं, आप सीधी तरीके से पूछिए और मैं सवाल का जवाब लूंगी। नहीं, आशुतोष जी, घुमा फिरा कर नहीं। नाम लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं? सबके लिए बराबर है। नाम किसका ले रहे हैं? नहीं, मैं नाम ले रहा। तो आप कहना चाह रहे हैं सबको गैर जिम्मेदार नहीं, आप किसका नाम ले रहे हैं? आप गोल जलेबी में मत बताइए, जलेबी मत बनाइए, सीधा नाम लीजिए और कौन ऐसा कर रहा है आतंकवादी घोषित। आप जलेबी मत बनाइए, सीधा नाम लीजिए। तथ्य है
तथ्य है तो बोलिए। मैं यहाँ नरेंद्र मोदी जी की चमचागिरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना प्रशंसा करने के लिए बैठा हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार के आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बैठे हैं और अगर आप कुछ तथ्य दे रहे हैं तो वो तथ्य सही तरीके से रखें। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो मनोहर कहानियां सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है, यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है मनोहर कहानी सुनने के लिए। संबित पात्रा जी जवाब दे रहे हैं आपको। संबित पात्रा जी, इशारा आपकी तरफ है, शायद आप समझ गए होंगे, जनता समझी ना समझी। नहीं, मुझे किसे जवाब नहीं देना है, जनता जवाब जानती है। देखिए नाविका जी, आज कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, ये वैसे 2014 से परपिचुअली फ्रस्ट्रेटेड है, आज चरम फ्रस्ट्रेशन होगा। माफी मांगे या ना मांगे, हमें कम से कम बड़ा दिल दिखाते हुए इन लोग, अरे मैं तो ये इतना परेशान क्यों हो रहे? मेरे चेहरे पे तनाव है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं कहिए, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ कम से कम शालीनता के साथ डिबेट करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गाइडलाइन बड़ा आश्चर्य हो रहा है नाविका जी, इतने बड़े पत्रकार हैं और इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं करनी चाहिए। मैं कभी भी इनके बीच में नहीं बोला और मैं विश्वास करता हूं कि ये कम से कम एक पत्रकार की तरह बिहेव करेंगे और बीच में ये बच्चों की तरह चिल्लाना बंद करेंगे। नहीं आशुतोष जी, आप भी रूल्स ऑफ डिबेट जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कष्ट सिर्फ दर्शकों को होता है। मैं अपने दर्शकों को कोई कष्ट नहीं देना चाहती, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बीच में मत बोलिए। अगर पूरा सुना मैं, मेरी बारी है, उसमें भी ये चिल्लाएंगे। अगर आपने मेरे 3 गिनने तक बोलना बीच में बंद नहीं किया तो मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट कर लीजिए। लेकिन ये अगर बच्चा कहेंगे तो उनको बताइए भाजपा ने गाइडलाइन इश्यू किया है कि शालीनता से बात करें। चलिए, बच्चा ही तो कहा है, बच्चा ही तो कहा है, किसी ना किसी के सब बच्चे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, हम सब किसी के ना किसी के बच्चे हैं। चलिए फेडर डाउन। संबित पात्रा, आप अपनी बात पूरी करिए। वो 1 2 3 हो गया हो तो जरा इनकी आवाज को तो कम कर दीजिए। नाविका जी, आप इनके फ्रस्ट्रेशन को देख रही हैं, ये बिहेवियर देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, मगर अगर तगर सब कुछ करके इस प्रकार से चिल्लाना, ये तो बाल नोचने के बराबर है। ये टीवी पे ऐसे हो रहे हैं, टीवी के कैमरे के बाहर ये बाल नोचते होंगे अपना, क्या हो गया करके। मतलब इन लोगों ने हिंदुस्तान को बदनाम और अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना था, ये सब करने की कोशिश इन लोगों ने की है। ये जो लॉबिस्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूं, आपने एक डिबेट किया था नाविका जी, उस डिबेट में हम सब हिस्सेदार हैं। वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू कर रहा है। ये जो तथाकथित लॉबिस्ट हैं, इन्होंने जाकिया जाफरी के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, गुलबर्गा सोसाइटी के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, उस पैसे के शैंपेन पिया इन लोगों ने, सैंडल्स खरीदे इन लोगों ने, मेकअप के सामान खरीदे इन लोगों ने, और बकायदा ये लिस्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई भी की है और ये केस जारी है। इन लोगों ने विक्टिम्स के नाम पे पैसे उड़ाए हैं और यहां पर आके चिल्ला रहे हैं और आतंकवादी के साथ नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन कर रहे हैं। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? अभी यहां आशुतोष जी ने कहा आतंकवादियों को क्लीन चिट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो नरेंद्र मोदी को भी दे दिया। आप बताइए, ये नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कह रहे हैं? इनकी हिम्मत को देखिए। देश के प्रधानमंत्री को इतने वर्षों तक बुच्चर ऑफ गुजरात, जल्लाद, क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने, और उसके बाद आज क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद भी ये आतंकवादी के साथ कंपेयर करने की हिम्मत कर रहे हैं। देखिए नाविका जी, हम सबको बड़े दिल दिखा करके इनकी अवस्था क्या है उसे समझने की आवश्यकता है। आज पूरी हिंदुस्तान इनकी अवस्था, ये वो लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखा था अमेरिका को कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के वीसा को रद्द कर दीजिए, इनको वीसा मत दीजिए अपने देश जाने के लिए। ये यूनाइटेड नेशन तक गए थे, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में इन लोगों ने कंप्लेंट किया था। मौजूद हैं यहां भी वो लोग जिन्होंने कंप्लेंट किया था। और इसी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीरियर डिजाइन कहा है। इनके मोटिव अल्टीरियर थे। पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो मोदी को हराने के लिए। अजय वर्मा जी, ये भी आप ही की पार्टी के नेताओं ने किया है, पाकिस्तान जाकर। देखिए, मैं आपको बताऊं, संबित पात्रा जो आप कह रही है, बच्चे बैठे, इनके पेट में बाबा छुपे हुए हैं। और रहा सवाल इनकी मोदी जी के ऊपर, जो बता रहा हूं, आपने देखा होगा जब पेगाइस का इस्तेमाल देश की सरकार ने किया तो चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए और उनके पीए को रिकॉर्डिंग किया गया और उसके बाद उनको फिर राज्यसभा का
सदस्य बना दिया गया। हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे, लेकिन परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे, पर परिस्थितियों, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में कह रहे हैं। अगर आपको कोई अंदेशा है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, रोज आप वहां जाकर पिटीशंस दायर करते हैं, कर लीजिए। इस शो पर नहीं, इस शो पर अब मानना नहीं होगी कोर्ट की और रिटायर्ड चीफ जस्टिस की। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है, जाकर फाइल कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दीजिए। यहाँ तो फैसला नहीं होगा ना, मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? मैं और मेरा शो और मेरा चैनल इस बात की कतई इजाजत नहीं देगा कि आप ये प्लेटफॉर्म यूज करके सुप्रीम कोर्ट पे और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पर टिप्पणी करें। आज तक दोषी ठहराते हैं कि दंगे कांग्रेस ने कराए हैं, तो ये कौन सा अप्रोच है? वो तो पुलिस ने, प्रशासन ने दंगे कराए थे। 3 महीने से लेकर गुजरात में 1 साल तक एक संप्रदाय विशेष को निशाना बनाया गया। ये इतिहास गवाह है, गुजरात का उठा के दी लीजिए। 1 साल तक चुन चुन के निशानों पर, ठिकानों पर हमले किए गए, बलात्कार किए गए, हत्या की गई, लूट की गई, डकैती किए गए, मर्डर किए गए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। जब सिक्कों के दंगे हुए थे 84 में, तो उसके लिए फिर ये कांग्रेस को, इंदिरा जी को, राजीव जी को क्यों जिम्मेदार मानते हैं? वो भी तो आर्मी ने ये कहा था कि ये तो आक्रोश में जनता ने करा है। इनका एक ही नजरिया कांग्रेस के लिए अलग है और मोदी जी के लिए अलग है। ये देश नहीं चलेगा। आज इनकी सत्ता है, सरकार है, तो आप भी इनकी बात से सहमत हो आप भी जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, आपके केस में सीबीआई में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, सबको पता है। हम सबने अपने 2012 और 13 में सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन बदली जा रही थी, किस तरह से लॉ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, सुप्रीम, हेलो, आप बोलते जा रहे हैं सीबीआई को किस तरह से डिक्टेट किया जा रहा था। ये भी आप जानते हैं ना, शायद सब जानते हैं, और तहसीन पूनावाला भी जानते होंगे। आज तहसीन पूनावाला, मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह लिखा गया है कि जाकिया जाफरी को ढाल बनाया गया, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पीछे ताकतें कुछ और थी। मुझे बिल्कुल यह पता है कि जाकिया जाफरी के साथ जो हुआ, उनके हस्बैंड के साथ जो हुआ, वो गलत था, लेकिन दंगों में हुआ था। लेकिन यह कह देना कि वो दंगों में साजिश की थी नरेंद्र मोदी ने, वो केस अब कितनी बार सेटल हो चुका है, बावजूद उसके आप लोग कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये ताकतें थी कौन सी और ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के बिना कैसे हो सकता था। इस पर क्यों नहीं जवाब बाहर आता? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट तो मिला था, लेकिन दंगइयों को क्या जाफरी साहब ने खुद माननीय मुख्यमंत्री, आप फिर जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कह रहे हैं। दैट्स ओके, मेरा अधिकार है उस जजमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट करना, वो मेरा अधिकार है। मैं कोई मोटिव नहीं दे रहा हूँ, मैं जजमेंट से असहमत हूँ, वो मेरा अधिकार है। प्लीज मैं अपनी बात रखूं। क्या जाफरी साहब जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या उन्होंने उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री मोदी जी को फोन किया था कि नहीं किया था और कहा था कि मेरी जान खतरे में, पुलिस भेजिए? क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला जाफरी साहब को? नहीं मिला, पुलिस नहीं आई। ये सवाल तो है। प्लीज अजय जी, अभी आप बीच में मत बोलिए। दूसरी चीज, बेहद जरूरी चीज है, शालीनता की यहाँ पर बात हो रही है। गौरव वर्मा जी ने, क्या नरेंद्र मोदी जी ने शालीनता दिखाई थी जब उन्होंने जो विक्टिम्स थे उनको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री का टाइटल दिया था, कहा था मुसलमानों को कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री? क्या वो शालीनता थी नाविका जी जब आपके कलीग्स को, टाइम्स ऑफ इंडिया के कलीग्स को, आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो चीफ को उन्होंने सेडिशन का केस डाला था दंगों को कवर करने के लिए? कि ये शालीनता थी कि इस तरह से विटनेसेस को ट्यूटर किया गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त इसके खिलाफ थी कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थी, सुप्रीम कोर्ट भी बायस थे, एक इको चेंबर का हिस्सा थी। तो कहीं ना कहीं हमें जानना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं कि जिस एसआईटी चीफ ने क्लीन चिट दी उसे रिवॉर्ड पोस्टिंग मिली 2017 में, उसे साइप्रस का एम्बेसडर बनाया गया था। और इसलिए मैं हमेशा सवाल पूछूंगा। तो ऐसे तो ये भी कहा जा सकता है, नहीं नरेंद्र मोदी जी से और सरकार से, करण वर्मा जी, फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे कितने अफसर थे जिनको रिवॉर्ड मिले कांग्रेस पार्टी से। इस पर कोई लिस्ट में कमी है क्या? तहसीन ने जो अभी बात कही कि मैं सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के डिसीजन से अलग जाकर कह सकता हूं अभी भी कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब यह है कि आपका ना न्याय प्रणाली पर भरोसा है, और दूसरी बात, आप एक तरह से कह रहे हैं कि सरकार इसमें पूरी तरह से शामिल थी, यानी कि आप डिफेमेशन के अंडर भी आते हैं, बिकॉज आप सरकार की बदनामी कर रहे हैं यहां पर, और ये एक राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, ये एक छोटी बात नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि उन्होंने दंगे करवाए, आपका कहने का मतलब है उन्होंने जानकर ये काम किया। ये एक बहुत ही संगीन आरोप आप लगा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति को आपने कई दंगों की बात करी 84 में, और इसमें एक बता दीजिए मुझे दंगा जिसमें एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की इस कदर स्क्रूटनी हुई हो, जबकि सेंटर में उनकी पावर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर्स के नाम लेकर कहा है, और तहसीन पूनावाला, मैंने थोड़ी देर पहले उन ऑफिसर्स का नाम लिया है, संजीव भट्ट, एसबी श्रीकुमार, इन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है वो सामने है आपके, वो जजमेंट में लिखा गया है। गौरव जी, मैं ये कह रही हूं कि आपका अफसर सही अफसर और दूसरे अफसर गलत अफसर। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एसआईटी के चीफ ने या एसआईटी ने सही काम किया है, एक बार नहीं 2 बार कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके बावजूद 2014 में जब आपने एक और केस डालने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने लिया भी नहीं था। लेकिन संबित पात्रा जी, उसके बाद अगर आर.के. राघवन को एम्बेसडर बनाया भी जाता है तो उन पर इस तरह की टिप्पणी करना, क्या ये उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय नहीं है? क्लीन ऑफिसर जिसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करता है, जिसके काम को, उसको आप एम्बेसडर भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि शायद कांग्रेस और एक इकोसिस्टम नाराज हो जाएगा। ये किस तरह की आर्ग्यूमेंट है संबित पात्रा जी? इसमें एक लाइन जोड़ दो संबित भाई, आप बोले एक लाइन, आप राघवन जी पे बोल रहे हो, उस पे एक लाइन सत्यपाल सिंह जी। देखिए तहसीन भाई, मैं बोल लूं, आप उसके बाद एक लाइन जोड़ दीजिएगा। तहसीन भाई, आपसे निवेदन करूंगा। नहीं, अभी तो आपने 20 साल और चलाना है, बिकॉज आपके पास मुद्दे तो कोई है नहीं, नरेंद्र मोदी को घेरना है, 20 साल घेरा, अभी 20 साल और चलाएंगे, और मुद्दा कौन सा है कांग्रेस पार्टी के? रुक जाइए, संबित पात्रा। नाविका जी, आपका प्रश्न था कि अफसर जो एसआईटी में था वो बाद में एम्बेसडर कैसे बन गया। पहला प्रश्न है, क्या इस अफसर को नरेंद्र मोदी, क्या इस अफसर को भारतीय जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था? नहीं, इस अफसर को अपॉइंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था। क्या इस अफसर को, जो कि केंद्र में उस समय यूपीए की सरकार थी, वो अफसर यूपीए की सरकार के अधीन था या गुजरात की सरकार के अधीन था? वो सरकार गुजरात के सरकार के अधीन नहीं था, उस समय केंद्र के सरकार के अधीन था। हाँ, अगर उसने क्रेडिबिलिटी दिखाई, उसने किसी प्रकार के प्रेशर में काम नहीं किया, उसने अच्छा काम किया, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में उसका प्रमोशन होता है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के मन में किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं है। आपके द्वारा अपॉइंट किया हुआ अफसर भी आगे चलकर एक अच्छे पद पर सुशोभित हो सकता है अगर उसमें क्रेडिबिलिटी बाकी है। यही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का फलसफा है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आश्चर्य हुआ, यहाँ पैनल में कोई बैठे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे ऊपर भी, कांग्रेस के ऊपर भी 84 के दंगों के झूठे आरोप लगाए जाते हैं और हमारे नेता क्लीन है। मतलब सज्जन कुमार ने कोई हत्या नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही सज्जन कुमार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का वर्डिक्ट सुनाया। क्या कहना चाहते हैं कि 84 के दंगों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो माफी मांगी, 84 के दंगों के लिए राहुल गांधी ने जो माफी मांगी, ये सारी माफी झूठी थी? आपका कुछ भी लेना देना नहीं था 84 के दंगों में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह काहे माफी मांग रहे थे? ये सज्जन कुमार जेल के अंदर काहे है? बिल्कुल, अब ये फैसला इतनी बार हो चुका है और इस देश ने ये तमाशा इतने साल देख लिया है कि अब तौबा हो गई। अब देश कह रही है और पब्लिक कह रही है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका हर स्तर पर हर वक्त विरोध किया गया है। उन्हें सबसे ज्यादा जांच का सामना करना पड़ा है। 20 साल तक उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। क्लीन चिट
देने के बावजूद बार बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। मुख्यमंत्री रहते वो 9 घंटे तक एसआईटी के सामने गए, 2 बार वो कई बार उन्होंने कानून के सामने पेश होना पड़ा, और उसके बावजूद हर बार जब उन्हें एक क्लीन चिट मिलता है तो एक सवालिया निशान लगा दिया जाता है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये पीछे से एक चल रहा था षड्यंत्र, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, और ये नाम बाहर आने चाहिए, आज जनता भी यही चाहती है कि ये नाम बाहर आने चाहिए। पॉलिटिकल स्कोर जिसको सेटल करना है वो करें, लेकिन कोर्ट में इस तरह से किसी की भी प्रताड़ना करना कहीं पर भी इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान इस देश का नागरिक है और नागरिक को एक हक है कि जब उसे फैसला और उच्चतम न्यायालय का फैसला मिलता है तो उसको उस न्यायालय के फैसले को उस पर लागू होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक आम नागरिक नहीं है? क्या इस देश का लोकतंत्र उन्हें ये मौका भी नहीं देगा? यही है आज सवाल पब्लिक का।